जो आज बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का है, बट जो इसमें आर्ग्यूमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा अपॉन जेड प्लस बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। और यही एक ऐसी चीज़ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है जो बेसिकली इस पूरे क्वेश्चन को टफ बना सकती है, अगर आपने इस पर्टिकुलर टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस या फिर पहले नहीं पढ़ रखा है। अगर जिसको ये आर्ग्यूमेंट पहले से आते हैं, जिसको पता है कि ये सर्कल की जो मेजर आर्क जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली खट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। उसको इतना पता हो कि अल्फा और बीटा जो पॉइंट्स है वो मेरे सर्कल में लाई करेंगे, ही विल सेटिस्फाइड इट, और अल्फा और बीटा रियल नंबर दे रखे हैं। इसका सॉल्यूशन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, बट द बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा अपॉन जेड प्लस बीटा टाइप के जितने भी मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं। तो बेसिकली आज से अपन जो भी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो मैं आपको थोड़ी बहुत उसकी थ्योरी भी बताऊंगा, ताकि आपको क्या हो जाए, एटलीस्ट थोड़ी बहुत भी थ्योरी अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप उससे जेई एडवांस्ड या फिर जेई मेंस के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जेई एडवांस में तो कम, आजकल मेंस में ज़्यादा पूछने लग गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कराता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस अल्फा अपॉन जेड प्लस बीटा टाइप की, ये चीज़ आई कहाँ से। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर सपोज करा है कि मेरे पास ऐसी पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट z1 है, अर्गेंट प्लेन में है तीनों पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट q है जिसका पॉइंट मैंने ले लिया z2। एक पॉइंट है r जिसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया अपने पास z3। तो बेसिकली ये तीनों पॉइंट जो है मेरे पास ये अर्गेंट प्लेन में है। अब तीनों पॉइंट्स अर्गेंट प्लेन में है, तो इन तीनों पॉइंट्स को क्या करते हैं अपन, बेसिकली पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो मेरे पास p, और p के बाद जो मेरे पास एक पॉइंट है r के कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास z3 है, और एक पॉइंट है मेरे पास q के कोऑर्डिनेट मेरे पास z2 है, और ये है पॉइंट नंबर p जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास z1 है। एकदम ध्यान से देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये है मेरे पास नॉर्मल एक्स एक्सिस मेरी, ये मेरे पास नॉर्मल एक्स एक्सिस होती है, ये मेरे पास वाई एक्सिस, या फिर आपको रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस भी कंसिडर कर सकते हो। अब जो पी क्यू रे है दिख रही है आपको, पी क्यू रे और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को बेसिकली मैं अपने पास बोलता हूँ θ1। ध्यान से देखना। और पी आर रे और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है, मतलब एक तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑफ पी आर रे, इस आर्ग्यूमेंट को बोल रहा हूँ θ2, और इन दोनों रे के बीच के आर्ग्यूमेंट को मैं बोल दे रहा हूँ बेसिकली थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन में ला के शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, बेसिकली पी को बस मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ओ से, अपने ओरिजिन से, और जो आर पॉइंट था उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर डैश से। अब आर डैश मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ आर डैश जो है, अब ओ तो ओरिजिन हो गया, बेसिकली ओ आर डैश अब मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रे को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर डैश जो है उसकी वैल्यू है अब मेरे पास z3 माइनस का z1, z3 और z1 के बीच का डिस्टेंस। और जो मेरे पास दूसरी रे है आर डैश और क्यू को मैंने रिप्रेजेंट करा क्यू डैश को, और ओ क्यू डैश की जो इक्वेशन होगी मेरे पास रे की, वो होगी मेरे पास z2 माइनस ऑफ z1। अब यहाँ पर देखना, जो ओ क्यू डैश का जो आर्ग्यूमेंट है मेरे पास बेसिकली वो है मेरे पास θ1, ओ आर डैश का जो आर्ग्यूमेंट है वो है मेरे पास θ2, और इन दोनों रे के बीच का जो आर्ग्यूमेंट है वो है मेरे पास कितना, थीटा। अब मेरे से कोई बोले कि भैया आप इन दोनों रे के बीच का आर्ग्यूमेंट निकाल के बताओ, तो सबसे पहले अपन इन दोनों रे के बीच का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों रे कौन कौन सी रे, ओ आर रे, मेरे पास दो रे हैं ओ आर डैश, और कौन सी रे है मेरे पास बच्चों, ओ आर डैश और ओ क्यू डैश, जो दोनों रे हैं इनके बीच का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, थीटा होगा। बिल्कुल सही बात है। अब मेरे को बताओ बच्चों, क्या मैं थीटा को ऐसा लिख सकता हूँ, θ2 माइनस ऑफ θ1। बिल्कुल, θ2 बड़ा है, आपने θ1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब θ2 मेरे पास क्या है बच्चों, θ2 सर हमारे पास है, किसका आर्ग्यूमेंट है θ2 जो है वो मेरे पास ओ आर डैश रे का आर्ग्यूमेंट है। अब ओ आर डैश रे मेरे पास है क्या, बेसिकली z3 माइनस z1 ही है। बिल्कुल सही बात। माइनस θ1 क्या है, θ1 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ बेसिकली ओ क्यू डैश रे, और ओ क्यू डैश रे या फिर वेक्टर बोल लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर के तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ओ क्यू डैश जो रे है उसका मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट निकल के आया वो निकल के आया कितना, z2 माइनस z1। अब आपको पता है कि जो रेज होती हैं वो मेरे पास लॉग की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना, z3 माइनस z1 अपॉन, यहाँ पर लिखता हूँ z2 माइनस z1। तो यहाँ से मेरे पास इस तरीके की चीज़ निकल के आती है, और इसी तरीके की चीज़ आपको जेईई एडवांस्ड ने क्वेश्चन में भी दिया। अब अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अपने पास अलग अलग जो है शेप्स निकल के आते हैं, अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं, अलग अलग थीटास के करस्पॉन्डिंग। तो ये जो फेमस आपके पास लोकस है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, यही जेईई एडवांस या फिर जेईई मेंस आजकल बहुत ज़्यादा बार पूछ रहा है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ,
आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी। कभी कभार ऐसा देता है जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू थीटा, जैसे आपको दे रखा है, तो ये आर्ग्यूमेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये मेरे पास रिप्रेजेंट करता है एक रे को। किस चीज़ को रिप्रेजेंट्स आ रे? अब ये रे को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ये सब बेसिक आपने पढ़ा होगा। अगर इसको मैं लिखूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का 0 इज इक्वल्स टू थीटा, मतलब एक ऐसी रे है जो कहाँ से शुरू होती है, मेरे पास ऑरिजिन से शुरू होती है, और रे में जितने भी पॉइंट्स मेरे पास लाई करते हैं उन सब का आर्ग्यूमेंट या फिर उन सब का जो एंगल है मेरे पास वो कितना है, थीटा है। ये मेरे पास एक रे है जो ओरिजिन से शुरू होती है, और इस रे में जितने भी पॉइंट्स हैं मेरे पास उन सारे के सारे पॉइंट्स का आर्ग्यूमेंट कितना है मेरे पास, थीटा। कोई सा भी पॉइंट उठा के देख लो, इन सारे के सारे पॉइंट्स का आर्ग्यूमेंट मेरे पास कितना होगा, थीटा। वहीं अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस रे को कॉम्प्लेक्स आउट कर दूँ, अगर मैं कुछ इस तरीके की रे बनाऊँ, इस रे का आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू थीटा, इसका मतलब ये है कि ये जो रे है मेरे पास ये ऑरिजिन से शुरू नहीं हो रही है, ये रे मेरे पास जो है ये शुरू हो रही है जेड नॉट से लेके जेड तक। बस इतना सा काम आपको करना है। ये रे शुरू हो रही है मेरे पास z यहाँ पर से जेड नॉट, तो z माइनस जेड नॉट इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। और ये रे के जितने भी पार्टिकल हैं, ये रे में जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो सब कितना आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं मेरे साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा का आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़, पर चीज़ें वहाँ पर फंसती हैं जहाँ पर जो है ये थीटा जो है वेरी करना शुरू करता है। अब उसी के केसेस अपन यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं, और वही चीज़ जो है अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे जो सबसे पहला केस और सबसे इंपॉर्टेंट केस आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है वो ये है कि अगर मेरे पास ये दे रखा है, इस टाइप का मेरे पास दे रखा है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस ऑफ z1 अपन यहाँ पर दे रखा है z माइनस ऑफ z2 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री दे रखा है या फिर पाई दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है। तो इस केस में ये चीज़ मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करती है, आप सबने पढ़ा होगा, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को। इसको रिप्रेजेंट करती है भैया, ये रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को। हो सकता है कई कबार जेईई एडवांस में डायरेक्टली कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आर्गुमेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 या फिर पाई के बराबर है, तो ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अभी यहाँ पर z z1 और z2 में से कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। जब अपन सर्कल की बात करते हैं तो z फिक्स होता है, z1 और z2 आर मूवेबल पॉइंट्स, बट इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन z z1 z2 में से कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर z1 बनाता हूँ और z1 के कुछ दूर पर मैं बनाता हूँ z2, तो यहाँ पर बना दिया मैंने z2, यहाँ पर लिख दिया मैंने z1। अब मैं z डाल देता हूँ बीच में। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट किस किस के बीच में है, आर्ग्यूमेंट बेसिकली है एक रे है z माइनस जेड1, या फिर आप इसको वेक्टर भी बोल सकते हो, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास z माइनस जेड2। इन दोनों के बीच का जो आर्ग्यूमेंट है वो है मेरे पास 0 या फिर पाई। z माइनस जेड1 का मतलब क्या हो गया, z1 से एक रे निकल के आ रही है जो z की तरफ कन्वर्ट कर रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ z माइनस जेड1। वैसे ही z माइनस जेड2 का मतलब z2 से z की तरफ क्या कर रहा है, चीज़ें कन्वर्ट कर रही है, क्योंकि z माइनस जेड2 मतलब z2 और z के बीच का डिस्टेंस, तो z2 से z के बीच का डिस्टेंस, तो z2 से जा रही है z की तरफ। तो ये जो रे हैं आपस में कन्वर्ट कर रही हैं z की तरफ, तो इन दोनों रे के बीच का एंगल कितना है मेरे पास, पाई, या फिर इन दोनों रे के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। हमेशा याद रखना 180 डिग्री इस तरीके से बनता है। वहीं अगर मेरे पास 0 डिग्री होता तो एक पॉइंट था मेरे पास z1 और दूसरा पॉइंट था मेरे पास कौन सा, z2। ये पॉइंट है मेरे पास z2, ये पॉइंट है मेरे पास z, और कहीं पर एक तीसरा पॉइंट मेरे पास लाई करता है, एंड दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू z। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले z1 से लेके z, एक रे है जो z1 से निकल के जा रही है z की तरफ, और दूसरी रे है जो z2 से निकल के जा रही है z की तरफ, ठीक है। दोनों रे z1 से z, z2 से z की तरफ निकल के जा रही है। तो जब दोनों रे एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रही हैं तो उन दोनों रे के बीच में कुछ एंगल ही नहीं है, दैट एंगल इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इस केस में क्या है, एंगल जो है मेरे पास 0 डिग्री है। तो दोनों केस में बन मेरे पास स्ट्रेट लाइन ही रही है, बट इतने ये वाला जो कंसेप्ट है आपको ये याद रखना है कि जब 180 डिग्री बनती है तो कन्वर्ज करती है, और जब 0 डिग्री बनता है तो एक ही डायरेक्शन में मेरे पास दोनों रे क्या होती है, निकल के जाती है। तो ये तो वो केस हो गया जब मेरे पास एक रे z1 माइनस z1, एक रे z माइनस z2, और उन दोनों के बीच की एंगल अगर 0 और पाई गिवन है तो उस केस में मेरे पास एक क्या बन के आती है, स्ट्रेट लाइन बन के आती है। वहीं अगर दूसरा केस मैं लूँ, दूसरा केस बेसिकली मेरे से ये कहता है, दूसरा केस मेरे से कहता है जो वैल्यू है आपकी किसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। यहाँ पर इसका वैल्यू अगर मेरे पास प्लस माइनस पाई बाई 2 में से कोई भी एक चीज़ दे रखी है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, z एक पॉइंट है जिसको फिक्स कर देते हैं, और z1 और z2 जो दोनों पॉइंट हैं ये हमारे पास कैसे पॉइंट्स होते हैं, ये मूवेबल पॉइंट्स होते हैं। मतलब ये क्या कर सकते हैं, अपने पास मूव कर सकते हैं, यू कैन मूव इट फ्रीली। इसको मूव कराने में अपने पास क्या है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको ईजिली क्या करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो। वैसे अभी प्लस माइनस पाई बाई 2 क्यों, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फेमस केस, तो अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। वैसे कोई सा भी एंगल अल्फा आपको गिवन हो सकता है। अभी जनरल अपन अल्फा के लिए भी बात करेंगे, एक्यूट होगा तो क्या बनेगा, ऑप्ट्यूस होगा तो क्या बनेगा। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 होगा तो ये फेमस केस है, तो उसके लिए क्या होगा। जैसे यहाँ पर अपन ने ड्रॉ कर दिया z1, और यहाँ पर अपन ने ड्रॉ कर दिया क्या, z2, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया z1। इसका मतलब समझना, अभी प्लस माइनस नहीं लेते हैं, सिर्फ
प्लस पाई बाई टू लेते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक रे है z माइनस z1, एक रे है z माइनस z2। ये दोनों रे कुछ इस तरीके से मूव कर रही है सच दैट कि इनके जो बीच का एंगल है, इन दोनों रे के जो बीच का एंगल है, जैसे लेट सपोज मैंने z को अपन यहाँ पर ले लिया, तो z को यहाँ पर ले लिया, तो z माइनस z1 रे कैसे रिप्रेजेंट होगी, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। z माइनस z2 रे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। अब ये रेस कुछ इस तरीके से मूव कर रही हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो हमेशा पाई बाई टू है, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। तो ऐसा कौन सा लोकस है जिसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों रेस के बीच का एंगल पाई बाई टू आएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, वो अपन को दिख रहा है कि ऐसा जो लोकस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सेमी सर्कल लाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल बना दूँ, ये मेरे पास क्या है, एक सेमी सर्कल है। कि एक ऐसा सेमी सर्कल एग्जिस्ट करेगा जिसके करस्पॉन्डिंग ये जो एंगल होगा z और z माइनस z1 और z माइनस z2 दोनों रेस के बीच में, वो कितना होगा, पाई बाई टू। अगर प्लस पाई बाई टू है तो सेमी सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अगर नेगेटिव पाई बाई टू होता, वहीं पर हमारे पास सेमी सर्कल नीचे लाई कर जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये समझना है कि अगर पाई बाई टू है, इसका मतलब ये है कि जो वो है मेरे पास, वो क्या है, मेरे पास एक सेमी सर्कल है। सॉरी, क्या है, मतलब लोकस जो है मेरे पास वो क्या है, अपने पास एक सेमी सर्कल है। अब बात करते हैं, अगर ये बात तो हो गई, पर अगर कोई जनरल अपन से पूछ ले, जनरल अपन से क्या पूछ ले, जैसे अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ यहाँ पर ये लिखा है, मान लो z माइनस z1, अपन यहाँ पर लिखा है z माइनस z2। इसके दो तीन केस बनाते हैं। अगर ये बड़ा है मेरे पास पाई बाई टू से, या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, अगर ये छोटा है मेरे पास किससे, पाई बाई टू से। तो अगर ये मेरे पास एंगल जो है ये मेरे पास बड़ा होता पाई बाई टू से, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन क्या, z माइनस z2, अगर ये मेरे पास बड़ा होता पाई बाई टू से, तो मेरे पास इस केस में क्या बनता है, एक माइनर आर्क बनता है। ठीक है, इस केस में मेरे पास कैसा आर्क बनता है, माइनर आर्क बनता है। और आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि इस केस में जो मेरे पास एंगल बनता है वो मेरे पास बेसिकली कैसा बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। और अगर लेस देन पाई बाई टू होता, तो लेस देन पाई बाई टू के केस में मेरे पास बनता है मेजर आर्क। कौन सा आर्क बनता है, मेजर आर्क। और इस केस में जो मेरे पास एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जिसका मेजर 0 और 90 डिग्री के बीच में हो, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब 90 डिग्री से अबव। और यही केस जेईई एडवांस ने अपन से पूछा था। कौन सा वाला केस, कुछ इस तरीके का उसने पूछा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन आर्ग्यूमेंट किसका, z माइनस z2, ये किसके बराबर है, पाई बाई फोर। एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट फेमस केस। अब ये कुछ इस तरीके से केस बनता है कि मेरे पास एक सर्कल में ही इसको बना देते हैं। बेसिकली आप एक सर्कल ही इमेजिन कर सकते हो, एंड इन सर्कल यू कैन इमेजिन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट है मेरे पास z1 और एक पॉइंट है मेरे पास z2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि z1 और z2 जो है वो मेरे दोनों सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। ठीक है, अब z1 और z2 इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, और वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बट जो जेईई एडवांस वाला क्वेश्चन है उसने दोनों पॉइंट्स को स्पेसिफाई करा था कि दोनों पॉइंट्स रियल पॉइंट्स है। अब रियल पॉइंट्स का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में लाई करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। बट z1 और z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो उनका इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, रियल पार्ट भी हो सकता है। और ये हो गया मेरे पास कौन सा पॉइंट भैया, ये हो गया मेरे पास z। ये कौन सा पॉइंट है मेरे पास, ये है मेरे पास z। तो z का z1 से डिस्टेंस और z का z2 से डिस्टेंस, ये जो दोनों रे हैं, इनके बीच का एंगल जो मेरे को पास देगा वो है अल्फ़ा। और अल्फ़ा कितना है, पाई बाई फोर। और क्योंकि अल्फ़ा पाई बाई फोर है, और पाई बाई फोर की जो वैल्यू होती है वो दैट इज इक्वल्स टू समथिंग 0.25 पाई। और 0.25 पाई या फिर पाई बाई फोर जो है वो छोटा है किससे, पाई बाई टू से। तो अगर अल्फ़ा इज लेस देन पाई बाई टू है, तो मेरे पास कौन सा आर्क बनता है, मेजर आर्क बनता है। तो अगर आप इस नीचे वाली चीज़ को डिलीट भी कर दोगे तो आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस केस में आपके पास कैसा आर्क बनता है भैया, इस केस में अपने पास बनता है मेजर आर्क। तो माइनर आर्क कब बनता है, माइनर आर्क बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, z को यहाँ पर लाई करना पड़ेगा। अगर z यहाँ पर लाई होगा तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएगा, माइनर आर्क बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एंगल है अल्फ़ा, ये हमारे पास बड़ा हो जाएगा किससे, पाई बाई टू से। तो ये वाला जो केस है अपने पास, ये है अपने पास माइनर आर्क का केस। और ये वाला जो केस है अपने पास, ये है अपने पास मेजर आर्क का केस। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से अपने माइंड में जो है बैठा के रखनी है अगर आप जेईई एडवांस्ड का ये वाला क्वेश्चन करना चाहते हो। और ये तो बहुत फेमस आर्ग्यूमेंट है ये वाला केस, जब अल्फा की आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई टू है तो माइनर आर्क बनता है इस केस में, और आर्ग्यूमेंट की वैल्यू छोटी है पाई बाई टू से, तो इस केस में अपने पास कौन सा आर्क बनता है, मेजर आर्क बनता है। और हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो z1 और z2 है वो हमेशा अपने पास फिक्स पॉइंट है, और z जो है वो हमारे पास अपने पास कैसा पॉइंट है, एक मूवेबल पॉइंट है जो मूव कर सकता है। और कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका जो लोकस है वो कैसा निकल के आ रहा है, सेमी सर्कल, सर्कल, मेजर आर्क, माइनर आर्क। तो मेजर आर्क, माइनर आर्क वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत ज़्यादा बार पूछ रहा है, मतलब जेईई एडवांस ही नहीं, बेसिकली जेईई मेंस भी कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गया जेईई मेंस भी इस तरीके के क्वेश्चन में। तो अब जो अपने पास बेसिकली जो क्वेश्चन अपन को सॉल्व करना था वो क्वेश्चन अपन
थोड़ा सा मैं इसको 1 सेकंड मेरे को टाइम देना, वो नीचे लेके आता हूँ। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन में मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास। जैसे अगर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप सब क्वेश्चन का वेट करोगे तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार खुद से ट्राई करोगे तब भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में बेसिकली अपन से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में अपन एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये अपन को पता है माइनस पाई से लेके पाई के बीच में आर्ग्यूमेंट लाई करता है। लेट अल्फा एंड बीटा भी रियल नंबर, जो अल्फा और बीटा है ना वो रियल नंबर है। यही मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। यहाँ पर अल्फा और बीटा जो है वो Z1 और Z2 का काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो Z1 और Z2 है ना वो बेसिकली वहाँ पर क्वेश्चन में अल्फा और बीटा है। यहाँ पर Z1 और Z2 मैंने आपसे क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट वहाँ पर उसने रियल घोषित कर दिया है। मतलब उनका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब उनका वाई एक्सिस में कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं है। समझ में आई? वाई एक्सिस अर्गन प्लेन में किसको रिप्रेजेंट करती है? बेसिकली ये सारे डायग्राम मेरे पास अर्गन प्लेन में ही बनते हैं। हाँ, ये हमेशा याद रखना, ये सारे के सारे डायग्राम मेरे पास अर्गन प्लेन में ही बनते हैं। और अर्गन प्लेन में वाई एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, और वहाँ पर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट एक तरीके से 0 कर दिए हैं, क्योंकि अल्फा एंड बीटा मेरे पास कौन से नंबर है? रियल नंबर है। सेटिस्फाइंग आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस अल्फा। अब आपको उसको थोड़ा सा चालाकी भरा स्टेप लिखना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस माइनस ऑफ अल्फा अपॉन नीचे लिखना पड़ेगा Z माइनस माइनस ऑफ बीटा। और इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो मेरे पास किसके बराबर है? पाई बाय 4। पाई बाय 4 के बराबर है, मतलब एक्यूट एंगल दे रखा है। एक्यूट एंगल दे रखा है मतलब इस केस में अपने पास कैसी आर्क बनने वाली है? मेजर आर्क। अगर आप पूरा सर्कल भी बना दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भैया जे एडवांस वाले इतने अच्छे हैं, बेचारों ने पूरे सर्कल की इक्वेशन आपको दे रखी है। लो भैया पूरे सर्कल की इक्वेशन ले लो। तो आपको ये पता है कि अल्फा और बीटा इस बार पॉइंट नहीं है, इस बार डिस्टेंस है Z और माइनस अल्फा के बीच में, Z और माइनस बीटा के बीच में। तो एक कोऑर्डिनेट है अपने पास माइनस अल्फा, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है अपने पास बच्चों वो है अपने पास कोऑर्डिनेट माइनस ऑफ बीटा। और किससे डिस्टेंस की बात करी है? अपन से डिस्टेंस की बात करी है Z से। तो Z से इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, और Z से डिस्टेंस क्या आएगा? कुछ इस तरीके का इसका डिस्टेंस निकल के आएगा। और ये एंगल जो है अपने पास, ये एंगल अपन को दे रखा है पाई बाय 4। अब जो ये वाला पॉइंट है अल्फा जो है वो अपने पास कैसा है? रियल है। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो आप कहोगे माइनस अल्फा कॉमा 0। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो आप कहोगे माइनस का बीटा कॉमा 0। मतलब दोनों केसेस में जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 0। अगर वाई कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0 है, सबसे पहली बात ये समझनी है कि Z1 और Z2 जैसे उस केस में सर्कल के ऊपर लाई कर रहे थे, वैसे माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा सर्कल के ऊपर लाई करेगा। मतलब माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा दोनों जो पॉइंट्स हैं उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे तो बेसिकली सर्कल की इक्वेशन में अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दूं तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दे रहा हूँ। अगर वाई कोऑर्डिनेट को 0 पुट कर दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस का x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी, एक वैल्यू निकल के आ जाएगी -1, एक वैल्यू निकल के आ जाएगी -4। अब आप कहोगे भैया कि सर x की तो दो वैल्यूज़ निकल के आ गई, ठीक है, अब इसमें से अल्फा कौन सी है, बीटा कौन सी है? सबसे पहले अपन को अल्फा और बीटा नहीं निकालना। माइनस अल्फा जो है वो या तो -1 के बराबर होगा, या फिर माइनस अल्फा जो है वो -4 के बराबर होगा। एक केस ये बनेगा। वैसे माइनस बीटा जो है वो हम या तो -1 के बराबर होगा, या फिर माइनस बीटा जो है वो -4 के बराबर होगा। अल्टीमेटली या तो अल्फा 1 हो सकता है या 4 हो सकता है। सिमिलरली बीटा भी या 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, क्योंकि दोनों केस बन रहे हैं अल्टीमेटली ना, दोनों केसेस अपन को देखने पड़ेंगे। अल्फा की भी दो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। अल्फा या तो अपने पास 1 हो सकता है या अपने पास 4 हो सकता है। सिमिलरली बीटा भी अपने पास 1 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। ऑप्शन टेस्टिंग कर लो। अल्फा -1 कभी नहीं हो सकता। अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट हमेशा होगा, चाहे कोई सा भी केस इसमें से सेटिस्फाइड हो जाए। अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -4 कभी नहीं, बीटा 4 बिल्कुल हो सकता है। दैट्स इट। तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको दिक्कत इस नहीं आई, क्योंकि आपको डायग्राम आता था। आपको पता था कि आर्ग्यूमेंट इस तरीके से, आर्ग्यूमेंट का अपन डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, और ये मेजर आर्क को रिप्रेजेंट करता है। आपने माइनर आर्क बना भी सकते हो, नहीं भी वैसे बना देते, क्योंकि पूरा सर्कल आपको गिवन है, तो माइनर आर्क बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वरना ये बेसिकली जो रीजन आपकी एक तरीके से मेजर आर्क को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अल्फा और बीटा हमेशा यहाँ पर एक की पॉइंट यही था कि अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर है, इसलिए अपन ने क्या करा यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट को 0 करा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप कि इस तरीके से चीज़ें अगर आप पढ़ोगे जेईई एडवांस्ड के लिए, जैसे मैंने आपको पढ़ाई की, ये बेसिकली आया कहाँ से आर्ग्यूमेंट, ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 वाली चीज़ है ना, बेसिकली बच्चों ये बेसिकली रिप्रेजेंट यही करती है। एक रे है मेरे पास Z3 माइनस Z1 और एक रे है मेरे पास Z2 माइनस Z1। दो रे का आपको क्या पूछ रखा है? दो रे के बीच की एंगल पूछ रखी है। और बच्चे कन्फ्यूज हो रहते हैं कि ये सर्कल है, ये क्या है। बस इतना याद रखना है, दो रे हैं, दो रे के बीच का एंगल पूछ रखा है और एक पॉइंट को घुमाए जा रहे हैं। अब वो अलग अलग करस्पॉन्डिंगली वो जो पॉइंट है वो
वो अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि उसको लोकस उस तरीके का जनरेट करना है, कभी पाई का, कभी जीरो का, कभी पाई/2 का, कभी -पाई/2 का। तो वो पॉइंट्स कुछ अलग अलग तरीके से मूव कर रहा है। जो मूवेबल पॉइंट्स है वो आपको लोकस दे रहा है, कभी सेमी सर्कल, कभी मेजर आर्क, कभी माइनर आर्क। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आपको कभी भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए बच्चों का कॉम्प्लेक्स नंबर वीक रहता है, क्योंकि ज्योमेट्री है, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे को प्लीज़ इन्फॉर्म करना। बाकी इस वीडियो में तो कोई ऐसी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सबसे टिपिकल पार्ट आपको बहुत ही ईजी वे में समझा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर प्यारा सा कमेंट कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।